सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश कुमार स्वामी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो के में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में एक चर्चा हमको इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको कि वायु एक समांगी मिश्रण है। समांगी क्या होता है आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जिसके अंदर सभी जो घटक होते हैं आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी साफ साफ आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो वायु एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन जो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि दो ऐसे द्रवों को या दो ऐसे पदार्थों को, दो ऐसे मिश्रणों को पृथक करना में यूज किया जाता है जिनके अंदर क्वथनांक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्वथनांक के अंतर बहुत कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का हम यूज करते हैं। तो वायु भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को भी हम प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव चित्र है, चित्र में आपको विभिन्न चरण दिखाए गए हैं कि वायु में हम विभिन्न घटकों को कैसे अलग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, जैसे दाब बढ़ाकर वायु आती है, उस वायु को सबसे पहले उसका दाब बढ़ाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा और उसका ताप कम करके वायु को संपीड़न और ठंडा करते हैं। तो दाब बढ़ाने से, टेम्परेचर कम करने से वायु संपीड़ित होती है, यानी इसको जो कण होते हैं, इसको जो कण पास आ जाएंगे, संपीड़ित हो जाएंगे, दब जाएंगे और फिर इसको ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वायु है वो द्रव अवस्था में आ जाती है, क्योंकि संघनित्र में संपीड़ित करेंगे तो अवस्था चेंज हो जाएगी, तो वायु द्रव अवस्था में आ जाती है। फिर प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। फिर गर्म करने से क्या होगा कि विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण शुरू हो जाता है। जैसे आपको नीचे क्वथनांक आपको दिखाई दे रहा है, चित्र के अंदर ये आपको सानी दिखाई दे रहा है कि क्वथनांक डिग्री सेल्सियस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है -183 होता है और आर्गन है उसका 186 है और नाइट्रोजन का 196 है। वायु प्रतिशत ने 20.9 है, 0.9 है और 78.1 नाइट्रोजन के लिए है। तो देखिए ये इसका जो प्रभाव चित्र है वो शॉर्टकट में आपको दिखाया गया है कैसे इसको पृथक किया जा सकता है। वायु के घटकों को पृथक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में ली जाती है विधि, ये देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। अब हमको चाहिए, मान लो वायु के अंदर हम जाते हैं, वायु समांगी मिश्रण है, इसके अंदर बहुत सारी अन्य गैसें मिली होती है और अगर हमको इसमें से ऑक्सीजन को अलग करनी है तो सबसे पहले इसमें दूसरी गैसों को पृथक करना जरूरी होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दाब बढ़ाया जाता है। तो हमने वो प्रभाव चित्र देखा था, उसमें सबसे पहले यही बताया गया था कि सम प्रेशर डालकर टेम्परेचर कम करके सबसे पहले इस वायु को द्रव वायु में चेंज किया जाता है। तो द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर तापमान को घटाकर इसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है ताकि ये लिक्विड अवस्था में आ जाए। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तर में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसों विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाते हैं, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया। ये देखो, ये प्रभाजी स्तंभ वायु में से गैसों को पृथक करने के लिए बनाया गया है। तो ये पूरा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रभाजी स्तंभ जो आसवन विधि की थी उसका एक छोटा सा प्रतिरूप दिखाया गया है। इस विधि के माध्यम से वायु में से गैसों को पृथक किया जा सकता है और हम ऑक्सीजन को इसका आसानी से पृथक कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि नई टेक्निक के बारे में, नई विधि के बारे में चर्चा करते हैं। ये विधि कौन सी है, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। क्रियाकलाप है 2.9। क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले। कॉपर सल्फेट हम जानते हैं, नॉर्मली बहुत बार इसका यूज किया है, इसका नाम आता ही रहता है। तो इस कॉपर सल्फेट, जो अशुद्ध कॉपर सल्फेट, इसको चीनी मिट्टी की प्याले में लगभग 5 ग्राम लेना है। जल की न्यूनतम मात्रा में इसको घोलना है। ये कॉपर सल्फेट जिससे हम जानते हैं नीला तोता भी कहते हैं इसको, नीले रंग का ठोस पदार्थ है। इसको आप जल में कम से कम पानी के अंदर इसको घोलना है और अशुद्ध क्या करना है, इसको छान लेना है। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। इसके बाद में हमको क्या करना है कि विलयन को चाणक पत्र से ढक देगा, कमरे के तापमान पर इसे ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। खोलने के बाद में जो विलयन प्राप्त हो गया है, इस विलयन को फिल्टर पेपर से ढक देवे और कमरे के टेम्परेचर पर ही इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देना।
आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। तो दिन भर जब ये फिल्टर पेपर पर ढका रहेगा, शाम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे इसकी जो क्रिस्टल है दानों के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। चीनी मिट्टी की प्याले में कॉपर सल्फेट आपको छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस विधि को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। हालांकि ये विधि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। जो अपने ये चीनी के गोल से जो मिश्री प्राप्त करते हैं, मिश्री के जो बड़े बड़े जो डले प्राप्त करते हैं, जो क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, वो इसी में क्रिस्टलीकरण विधि के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और फिटकरी, जो कि 8वीं क्लास के अंदर आपने फिटकरी का प्रयोग किया था, फिटकरी का बड़ा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि काम में ली जाती है। तो चीनी मिट्टी के प्याले के अंदर आपको कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे क्रिस्टलीकरण विधि के माध्यम से। चीनी मिट्टी के प्याले में आप क्या अवलोकन करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो आपको उसके नहीं मिल जाते हैं। क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं? क्या सारे दाने जो चीनी मिट्टी के प्याले में आपको मिले हैं, क्या सारे एक समान दिखाई दे रहे हैं? क्या चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? अब आगे क्या कराइए कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ये जो क्रिस्टलीकरण विधि है, इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र जल से नमक हम प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि जो समुद्री नमक होता है उसके अंदर अनेकों ढेरों प्रकार की बहुत सारी दूसरी गंदगियाँ मिली होती है। इसी गंदगी को दूर करने के लिए, इसी गंदगी, ये जो अशुद्ध पदार्थ है, जो अशुद्ध विलयन है, जो अशुद्ध मिश्रण है, इन अशुद्धियों में से उस शुद्ध नमक को प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करेंगे। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। यानी ये ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम जो शुद्ध ठोस पदार्थ होते हैं उसको हम क्रिस्टल के रूप में, दानों के रूप में उस विलयन में से प्राप्त कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होता है। हालांकि एक प्रकार की ये वाष्पीकरण की तकनीकी है, लेकिन थोड़ी सी उन्नत है, ये थोड़ी सी इससे एडवांस है, थोड़ी सी बेटर है। वो बेटर क्यों है? क्योंकि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म होने पर झुलस जाते हैं। इसीलिए क्रिस्टलीकरण जो होती है वो वाष्पीकरण विधि की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर ठोस पदार्थ थोड़ा विघटित हो सकते हैं और झुलस भी सकते हैं, जल सकते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। ये कमी है उसके अंदर। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। तो इन दो कमियों की वजह से वाष्पीकरण जो विधि है वो क्रिस्टलीकरण विधि की तुलना में थोड़ी सी कम यूजफुल है। क्रिस्टलीकरण विधि इसीलिए ज़्यादा बेटर है। अब ये जो क्रिस्टलीकरण विधि है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है कि समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, जो आपको मैं 8वीं क्लास के अंदर मैं बात कर रहा था कि 8वीं क्लास के अंदर आपको ये एक छोटा सा प्रयोग भी था। तो ये दो इसके यूज हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दिखी विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सारी विधियाँ समाप्त हो जाती है। किसी भी मिश्रण में से अशुद्धि को दूर करने में शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न टेक्निक, विभिन्न प्रकार की विधियों का हमने चर्चा की है। तो ये लास्ट विधि थी। तो विभिन्न विधियों का यूज करके हम किसी भी मिश्रण में से शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग विधियाँ यूज कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। तो नॉर्मली जो यूज़ की जाती है, हमने विधियों पर चर्चा कर ली है, लेकिन बहुत सारी एडवांस विधियाँ भी बहुत सारी है जो कि विभिन्न पदार्थों को अलग करने में यूज की जाती है। शहरों में जल घर से जल पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। तो जहाँ हमारे घर के अंदर जो पीने का जो पानी आता है वो थोड़ा साफ़ होता है, लेकिन जो पानी जहाँ से आता है, जहाँ फिल्टर प्लांट लगा होता है, वहाँ से जल आपूर्ति जो घर होता है, वहाँ से पानी की जो आपूर्ति हमारे घर में की जाती है। जल घर का ये रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों को अपनी कक्षा में चर्चा करें। तो आपको इसका रेखा चित्र बता देता हूँ कि अपने घर के अंदर पानी कैसे
आता है। जैसे ये रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि जल भंडार जहाँ पानी कलेक्ट किया जाता है, यहाँ से जो पानी है वो पानी सबसे पहले ये तलहट टैंक में डाला जाता है, क्योंकि ठोस इस तलहट टैंक के अंदर क्या होता है, ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए पानी, ये जो भंडारण है ये खुले क्षेत्र के अंदर होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो दूसरे बड़े बड़े ठोस पदार्थ हैं वो मिले होते हैं। तो सबसे पहले इस टैंक में डाला जाता है, जो ठोस पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है। फिर ठोस पदार्थ नीचे बैठने बाद में इस पानी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर निलंबित अशुद्धियों के लिए तलहट है। निलंबित अशुद्धि जो आपको मैंने बताई दी कि जो पानी के अंदर जो घुलती नहीं है, आपको उसके कण दिखाई दे जाते हैं, उसके लिए तो बड़े बड़े ठोस पदार्थ है वो तो यहाँ अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ अलग नहीं हो पाते, उसको यहाँ निलंबित जो करते पानी के तैरते रहते हैं, उनके अलग करने के लिए इसको इस टैंक के अंदर डाला जाता है। फिर इस पानी को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे। तो ये इसके आगे तब छानक टैंक किया जाता है। यहाँ पानी को छाना जाएगा। कैसे छाना जाएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा इसका स्वरूप आपको दिखाया गया है छानने का, कि इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कणों के साइज के हिसाब से जो पत्थर के कण डाले जाते हैं। ये देख लो आप, इसके अंदर ये पहले बालू मिट्टी डाली गई है स्वाभाविक है, उसके नीचे फिर कंकड़ है, फिर उसके नीचे एकदम मोटे कंकड़ डाले जाते हैं। जब पानी इन विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के कण हैं, जो कंकड़ है, इनमें से गुजरता है, तो लगभग जो छोटी मोटी अशुद्धियाँ रह चुकी होती है वो इस मिट्टी के छानक टैंक के अंदर रह जाती है। फिर इस पानी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे टैंक के अंदर। यहाँ इस टैंक के अंदर जो सूक्ष्म जीव आते हैं, जो कि पीछे किसी भी के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते हैं, उस बैक्टीरिया को, उन छोटे सूक्ष्म जीव को मारने के लिए यहाँ क्लोरीनीकरण इसका किया जाता है। इसके अंदर क्लोरीन की गोली डाली जाती है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसके अंदर मर जाते हैं। फिर पानी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हमारे घरों के लिए। तो इस प्रकार से हमारे घरों के अंदर ये शुद्ध पानी हमको पीने योग्य मिलता है। तो यहाँ ये सारी टेक्निक, सारी विधियाँ जो होती है विषय को परिचय करने की, वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप सारी वीडियो को अच्छी तरह से का रिविज़न करें और उनको अच्छी तरह से याद कर लें। तब तक के लिए आपका सभी को मेरा धन्यवाद।